अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, हम लोग अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, कुछ लोग ना सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, यानी हर चीज़ में वो नरमी का मामला रखते हैं। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन नहीं होते, डिसिप्लिन के मामले में इंश्योर करना है, लेकिन चीज़ों को हैंडल करना नरमी, सुस्ती नहीं कह रहा, नरमी। यानी किसी से गलती हो गई तो उसको माँ-बहन की गालियाँ निकाल के, मार-पीट के ऐसे भी एक्शन लिया जा सकता है और करेक्टिव एक्शन भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के अंदर मामले को हैंडल करने की नरमी होती है मिजाज के अंदर, बात करने में, चीज़ों को हैंडल करने में, जूनियर से बात करने में, क्लाइंट से बात करने में। तो हमें दुनिया ये सिखाती है कि जो नरम मिजाज होता है ना, लोग उसको खा जाते हैं, कच्चा चबा जाते हैं, लोग उसको खा जाएंगे, नुकसान में रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुस्लिम में रिवायत है 6601, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है और नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर नहीं देता और ना उसके अलावा किसी चीज पर अता फरमाता है। तो जूनियर्स के साथ डीलिंग, क्लाइंट के साथ डीलिंग, जिंदगी के और मामलात में डीलिंग, नरमी पैदा करती है। अच्छा जी, दो सवाल जो है ना वो एमी ज़बानी सस्ते सस्ते सवाल हैं, तो मैंने कहा गिनती भी में शामिल हो जाएं और वो है भी बेकार, तो बोर्ड पे करके टाइम भी ज़ाया ना करूं। ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है, मुश्ताक लिमिटेड के नाम से। ये ज़बानी करा रहा हूँ। मुश्ताक लिमिटेड के नाम से 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, और हम इन दोनों में से कोई एक चुनना चाह रहे हैं और 1 साल के प्रोजेक्ट है, यानी इनमें से सिर्फ पैसा लगाएंगे और साल बाद हम जो रिटर्न कमाएंगे, तो ये टेबल के अंदर प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 उनके रिटर्न दिए हुए, 0.25 चांसेस है कि 20% रिटर्न होगा, 0.5 चांसेस है कि 30% होगा, 0.25 चांसेस है कि 40 होगा। इसी तरह से आगे मार्केट का कॉलम, ये स्टॉक मार्केट जो मार्केट पोर्टफोलियो है वो भी दिया हुआ है और हमने फैसला करना है कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है। कैपम, सवाल वाला कह रहा है कैपम के जरिए, तो आप प्रोजेक्ट को शेयर्स जैसा समझ लें, कैपम से कंपैरिजन करना है कि कौन सा बेहतर है। तो कंपैरिजन करने के लिए, और अगर एक को चूज करना हो तो शार्प रेशो और ट्रेनर रेशो और अल्फा वैल्यू, तो हम उनका अल्फा वैल्यू निकालेंगे। इनके कैपम की चीजें पूरी करेंगे। बीटा निकालने के लिए क्या चाहिए? इनका मार्केट के साथ कोरिलेशन चाहिए या कोवेरियंस वाला फार्मूला लगा लें। तो उसके लिए पहले इसको वो स्टैट्स वाले फार्मूले, प्रोजेक्ट 1 को मार्केट के साथ रख के सवाल बन गया, इसका हम प्रोजेक्ट 1 को एक्स कह लेते हैं, मार्केट को वाई कह लेते हैं। इनका वो कोवेरियंस निकालना पड़ेगा, वो प्रोबेबिलिटी और एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, उसका सम वेरियंस निकालना पड़ेगा। प्रोजेक्ट 1 और मार्केट के एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने पड़ेंगे, बीटा निकालना पड़ेगा। तो वो जो स्टैट्स वाली मेहनत थी ना, वो इस सवाल में लगनी है और कैपम वैल्यू निकलेगी। अच्छा, एक और बकवास सा सवाल, ये भी ज़बानी फारिग करता हूँ। एक कंपनी सोच रही है डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट गियरिंग लेवल के ऊपर कि वो क्या गियरिंग रखे, डेट ओवर एसेट्स मतलब डेट ओवर टोटल, 0% डेट रखे, 10% रखे, 40% रखे, 50% रखे, ये वो सोच रहे हैं। हर गियरिंग लेवल के ऊपर कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है और सवाल की रिक्वायरमेंट है कि बताएं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है। अब ये जो बाकी ये बकवास सवाल है, इसमें बकवास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें सारा फालतू डाटा दिया हुआ है। सारा डाटा हमारे किसी काम का नहीं है, सिर्फ ये जो ऊपर टेबल नजर आ रहा है ये हमारे काम का है और ये जो आखिरी पॉइंट में टैक्स रेट दिया हुआ है ये हमारे काम का, और उसके नीचे आरएम आरएफ दिया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कौन सा होगा? तो कौन सा ऑप्टिमम होता है? जहां पर वैग लोएस्ट होता है। ये मैंने आपको ट्रेडिशनल थ्योरी कराई थी, तो उसमें ज़बानी से सवाल बोर्ड पे भी करके दिखाया था, जिसमें हम डिफरेंट लेवल्स पे वैग कैलकुलेट करके चेक कर रहे थे कौन सा बेहतर है। तो हर गियरिंग लेवल के ऊपर, जैसे अगर जीरो गियरिंग है, अगर जीरो गियरिंग है, अगर जीरो गियरिंग है तो 1.2 बीटा है और डेट तो है नहीं, तो अब इस 1.2 बीटा से हम के ही निकालेंगे। तो इसी तरह 10% गियरिंग है तो बीटा 1.3 है, इससे के ही निकलेगा और ये नेट ऑफ टैक्स करके इसको केडी बन जाएगा। अगर 40% गियरिंग है तो 1.5 बीटा से के ही निकलेगा, इसको नेट ऑफ टैक्स करके केडी बनेगा। अगर 50% गियरिंग हो तो 1.7 इक्विटी बीटा से के ही निकलेगा और इसको नेट ऑफ टैक्स करके केडी निकलेगा। तो हमें हर लेवल पे वैक निकालना है और जहां वैक लोएस्ट होगा वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। तो ये भी एक फालतू सा सवाल जो ज़बानी मैंने फारिग किया। अच्छा, अब ना एक सवाल मैं बोर्ड पे मतलब स्क्रीन पे करता हूं। ये सवाल इंडस्ट्री स्पेसिफिक सवाल है, ये टेस्ट नहीं होना चाहिए था क्योंकि इस तरह की इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीजें टेस्ट नहीं होनी चाहिए। पहली दफा ये सवाल टेस्ट हुआ था 2011 में, गैर अखलाकी हरकत थी, कमेंट्स भी दिए कि गलत सवाल था, नहीं होना चाहिए था। 2019 में उन्होंने फिर टेस्ट कर लिया, तो अब चूंकि टेस्ट कर ही लिया है तो हम फिर एहतियातन इसको कर लेते हैं। और इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक ना 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, तो वो टर्म्स मैंने फिर आपको समझानी है, इसलिए मैं सवाल करता हूं। तो ये सवाल मैं बोर्ड स्क्रीन पे करके देता हूं। ये सवाल है जी, मेरी बुक में क्वेश्चन 8 है, ये दिसंबर 19 अटेम्प्ट का सवाल है।
तो चूंकि बुक में है तो आप लोग पढ़ लें, आप पढ़ लें, मैं आपको फिर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो सिखाता हूं, तो फिर आप सवाल बुक में से खुद पढ़िए, फिर मैं इसको स्क्रीन पे सॉल्व करता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि एक होती है चीज नैव, नैव इसका मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स के लोगों से पैसा जमा किया और उस पैसे को फिर वो मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड होते हैं, लोगों ने पैसा जमा किया होता है, फंड मैनेजर होता है जो इस पैसे को आगे कहीं इन्वेस्ट करता है। अच्छा, वो जो आगे कहीं इन्वेस्ट करता है उसकी वैल्यू कल को ग्रो कर दिया, तो इस फंड के एसेट्स की वैल्यू है जो ग्रो कर रही होगी, और लायबिलिटीज नेट कर लें तो नेट एसेट हो गया। इस फंड में अभी कोई शामिल होना चाहिए। देखें, एक फंड है, इस फंड में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना है, ये लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं। फिर इस फंड ने आगे कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कहीं शेयर के अंदर। इस फंड को कोई मैनेज भी कर रहा है, तो ये जो इन्वेस्टर्स फंड में पैसा लगाते हैं वो पैसा जमा करके मैनेजर उस पैसे को आगे कहीं इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टर्स अगर ए जाना चाहे और बी आना चाहे, जरूरी नहीं दोनों एक साथ ही, मतलब कोई जाना चाहे को आना चाहे, तो जो बाहर निकलना चाह रहा है वो इस फंड में से जब बाहर निकलना चाहेगा तो वो इस फंड से बाहर निकलते हुए अपना जो उसका वर्थ बनती होगी वो ले जाएगा। वो यहां से कितने पैसे बाहर निकाल के जाएगा, यानी फंड के यूनिट्स, ये रिपोर्टिंग में भी पढ़ेंगे आप लोग अगर रिपोर्टिंग पढ़नी है तो। इस फंड, जिस तरह कंपनी के शेयर होते हैं ना, तो फंड के यूनिट्स होते हैं, तो उस यूनिट की आप शेयर समझ लें, उस यूनिट की एक मार्केट वैल्यू होगी जो कि एक्चुअली नैव होगी, नेट एसेट वैल्यू। वो जो उस वक्त पैसे बनते होंगे एक यूनिट के, वो ए को कैश देंगे और ए यूनिट वापस करके चला जाएगा। इसी तरह बी आना चाहेगा, इस फंड का हिस्सा बनना चाहेगा, तो बी इस फंड का हिस्सा बनेगा और कहेगा जी कितने पैसे दूं मालिक बनने के लिए, तो उस वक्त जो फंड के यूनिट का नैव चल रहा होगा उतने पैसे लेंगे उससे और उसको कहेंगे जी वेलकम, आ जाए। तो किसी ने इस फंड का ओनर बनना है यानी इन्वेस्टर बनना है या अपने आप को आउट करना है, तो वो नैव पे करके या रिसीव करके इन आउट होता है। लेकिन इस सब काम में ना कुछ चार्जेस भी डलते हैं। जैसे एक चीज होती है फ्रंट एंड लोड। ये जो खरीदने वाला होगा ना, जो ये नैव, जो इस फंड का मालिक बनना चाह रहा होगा, जो एंटर होना चाह रहा होगा, उसको कहेंगे कि तुमने जितनी नैव बनती है उतने पैसे तो देने ही है, साथ कुछ और चार्जेस भी देने, लेट्स से 2%। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर अभी नैव 40 रुपए है तो जो परचेज करने आएगा उसको 40 रुपए इंटू 1.02 यानी ये 2% ऐड करके प्राइस चार्ज की जाएगी। इसको कहा जाएगा तुमने ज्यादा पैसे देने, ये बन जाएगा मेरा ख्याल है शायद 40.8, शायद ये 40.8 पे करेगा। यानी जो खरीदने वाला होगा वो नैव जो उस वक्त की बनती होगी उसमें फ्रंट एंड लोड ये साथ ऐड होगा, और ऐड भी किस तरह 1+2% करके ये ऐड होके पे करेगा। लेकिन जब कोई बेचने आएगा तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है बैक एंड लोड। ये बेचने वाले के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को कहा है कि जी बैक एंड लोड जो है वो 3%, मिसाल दे रहा हूं, और उस वक्त नैव बनती थी 50 रुपए, तो अगर कोई फंड छोड़ के जाना चाह रहा है ना, तो उसको जो नेट कैश मिलेगा, क्योंकि उसको पैसे देंगे और वो फारिग हो जाएगा, तो 50 रुपए में से 3% कटेंगे, लेकिन 3% कटेंगे इंटू 0.97 करके नहीं, डिवाइडेड बाय 1.03। और अब जो आंसर आएगा उतने पैसे उस इन्वेस्टर के हवाले कर दिए जाएंगे। तो ये नॉर्म्स हैं कि जो फ्रंट एंड लोड है वो परचेज के टाइम पे 1 पॉइंट समथिंग करके मल्टीप्लाई होता है, यानी इसमें मजीद लोड हो रहा होता है, और जो सेल करते हुए नैव है उसको इस 1 प्लस बैक एंड लोड से डिवाइड करते हैं। यानी जो कैश आना है खरीदते हुए, जो फंड को कैश पे किया जाना है, उसमें नैव का 2% ऐड करके उससे पैसे लेते हैं, और जब उसने छोड़ के जाना है उस इन्वेस्टर ने और पैसे वापस लेने हैं, तो नैव में से नैव का 3% माइनस नहीं कर रही है, 50 का 3% नहीं है, आप समझे 50 103% है। तो जो नेट फिगर बच रही है उसका 3, यानी जो कैश उसको मिलना है ना इन्वेस्टर को वापस, उसका 3% शामिल करके 50 रुपए निकला हुआ है। ये इस तरह के नॉर्म्स है कि 50 रुपए 103% है, तो 100% क्या होगा, तो 50 को 1.03 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ये उस इन्वेस्टर के हवाले कैश किया जाएगा। तो ये नॉर्म्स है म्यूचुअल फंड मार्केट की कि जब किसी ने आना होता है
उस फंड में पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जैसे मैं इसमें बी की मिसाल दे रहा हूं, तो जो उस दिन की नैव बनती है उसमें 1 प्लस फ्रंट एंड लोड वो मल्टीप्लाई होकर जो बनती है, ये कैश दे के बी एंटर होगा और ए ने एग्जिट करना है, तो जिस दिन उसने एग्जिट करना है उस दिन जो नैव बनती होगी उसको 1 प्लस बैक एंड लोड से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ये उसके हवाले कैश होगा और उसको लाफिज कर देंगे। तो ये टर्म्स हैं टिपिकली ये म्यूचुअल फंड मार्केट की। तो ये स्पेसिफिक चीज पेपर में टेस्ट नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई भी थी। चले तो अब इस सवाल पे, ये सवाल आप एक बार पढ़ लेना फिर मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूं। ये सारा स्क्रीन के आगे, मेरे पीछे कुछ नहीं है। पढ़ लिया। हम टीआईएल हैं और हमने 500 मिलियन अभी अभी कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेच के अभी हमारे पास 500 मिलियन आया है और वो 500 मिलियन जो है वो म्यूचुअल फंड में लगाना चाह रहे हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में लगाना चाह रहे हैं 1 साल के लिए। हमारी मैनेजमेंट की टीम ने 3 फंड हमें ढूंढ के दिए हैं और रिक्वायर्ड ये है कि पार्ट ए यूजिंग अल्फा वैल्यू कि विच म्यूचुअल फंड शुड बी सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। हमने अल्फा वैल्यू को यूज करके ये देखना है कि कौन सी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अब इसमें जो टेबल दिया हुआ है ना वो डाटा समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड एबीसी आ गए, उसके बाद ये जो बेंचमार्क इंडेक्स दिया हुआ है, इसका मतलब है जब हम लोग कैपम निकालते हैं तो कैपम निकालते हुए या चलो बीटा निकालते हैं तो मार्केट पोर्टफोलियो से रिलेट कर रहे होते हैं ना, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरियंस, या इवन कैपम निकाल रहे होते हैं तो आरएम यूज कर रहे होते हैं। तो हमने मार्केट पोर्टफोलियो को एक बेंचमार्क बनाया होता है जिसकी मिसाल KSE 100 इंडेक्स है। तो ये टेबल का दूसरा कॉलम ये कह रहा है कि जब आप बीटा निकाल रहे होंगे तो आपने मार्केट पोर्टफोलियो किसको समझना है। म्यूचुअल फंड ए के लिए KMI 30 को समझना है, होता होगा वो KMI 30, बी और सी के लिए KSE 100 को समझना है। ये हमें रिलेटेड रेलिवेंट मार्केट पोर्टफोलियो बता रहा है कौन सा है। एस्टिमेटेड नैव, ये आपको मैंने अभी नैव जो बात समझाई थी, 1 जनवरी 2020 जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, फंड में एंटर होना है, और 31 दिसंबर 20 जिस दिन हमने फंड से बाहर निकलना है। हमने 1 साल के लिए पैसा फंड में लगाना है, यानी 1 जनवरी को हम बी होंगे जो एंटर हो रहा होगा और 31 दिसंबर को हम ए होंगे जो बाहर निकल रहा होगा।
लोड, ये फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड, ये भी समझाया था आपको। शार्प रेशो देखते हैं इसका वो काम होगा। कोरिलेशन विद बेंचमार्क, कोरिलेशन दिया हुआ है, यकीनन शायद बीटा निकालने में ये हेल्प करेगा। बीटा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब सवाल वाला कह रहा है कि कैपम यूज करना है तो हमने करना ही कैपम यूज है, क्लियर हो गया कि कैपम यूज करना है, तो उसके लिए तो बीटा चाहिए होगा। अच्छा, अब चूंकि ये दो अलग अलग इंडेक्स हैं, बी और सी के लिए केसी 100 है और ए के लिए केएमआई है, तो इसलिए उन्होंने अकॉर्डिंगली जो दो अलग अलग मार्केट पोर्टफोलियो है ना, उनके रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिए हमें कि जो इसमें से आपका काम का है वो यूज करिएगा। अब सवाल का प्लान क्या है? सवाल का प्लान ये है, और मैं ऐसा करता हूं कि क्योंकि जबानी डिस्कशन से ही काम चल जाएगा, तो है ही 4 लाइनों की कैलकुलेशन, तो मैं ना डिस्कशन की कंटिन्यूटी चलाने के लिए साथ सोल्यूशन खोल के डिस्कस करता जाता हूं। ये मैं इसको पॉज करके ना सामने सोल्यूशन भी खोल लेता हूं। जी, ये ना मैंने सोल्यूशन साथ खोल लिया। ये आ गया सोल्यूशन और ये आ गया सवाल। तो हमने करना क्या है, हमने तीनों फंड्स का एक एक करके अल्फा वैल्यू निकालनी है। अल्फा वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, हमें तीनों फंड्स की जो बीटा की फिगर चाहिए और उससे कैपम रिटर्न की फिगर चाहिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न की फिगर चाहिए। तो मैं आपको ना इन तीन में से एक स्क्रीन पे सॉल्व करके दिखाता हूं और बाकी दो फिर सोल्यूशन से डिस्कस करता हूं। हम लोग करने लगे हैं दिसंबर 19 का पार्ट ए, ठीक है। ये हम लोग सवाल करने लगे, ओके। मैं पहले इस वक्त फंड ए सॉल्व करता हूं। पहले सकता हूं फंड ए करते हैं। हमें फंड ए का क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी चाहिए, कैपम रिटर्न भी चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के दिखाता हूं पहले। एक्सपेक्टेड रिटर्न, चूंकि हमने एक साल में इसमें इन्वेस्टमेंट रखनी है ना, तो हमें क्या चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए कि आज हम खरीदेंगे कितने का, साल बाद बेचेंगे कितने का, तो रिटर्न आ जाएगा। आज हम खरीदेंगे, मैं फंड ए की बात कर रहा हूं, ये आज की नैव है और ये साल बाद की नैव है। लेकिन आज हम खरीदेंगे आज की नैव में फ्रंट एंड लोड ऐड करके, और कल को बेचेंगे कल की नैव में ये बैक एंड लोड एडजस्ट करके। तो ये शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी कि मैं इस वक्त फंड ए की बात कर रहा हूं, हम फंड ए को यूज करते हैं। ये फंड ए की बात कर रहा हूं मैं। फंड ए को सॉल्व करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। तो हमारी सेल वैल्यू क्या होगी जब 31 दिसंबर पे जाएंगे, वो होगी 21.55 डिवाइडेड बाय 1.02। 21.55 डिवाइडेड बाय 1.02, यानी जो उस दिन की नैव होगी और बैक एंड लोड इसमें ये 1.02 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा इसका 21.13। और जो परचेज कॉस्ट होगी यानी आज, वो होगी आज की नैव जो कि है 15.92 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फ्रंट एंड लोड यानी 1.01, और इसका आंसर बन जाएगा 16.08। तो हमें नजर आ रहा है कि हमें इस पे एक साल के अंदर 5.05 का गेन होगा। और अगर इस गेन को हम परसेंटेज में निकालना चाहें, गेन यानी रिटर्न ना, तो अगर हम इसको परसेंटेज निकालना चाहें तो 5.05 डिवाइडेड बाय 16.08 क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न आना है ना, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 31.41%। ये हमारा ए फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। इसको कंपेयर करना है कैपम से। कैपम के लिए हमें चाहिए बीटा। बीटा निकालने के लिए ये हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, अब हमें कैपम पे चलना है। बीटा निकालने के लिए हमें चाहिए होता है बीटा का फार्मूला या तो कोवेरियंस वाला, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय मार्केट वेरियंस, या फिर कोरिलेशन इनटू जिसका हम बीटा निकाल रहे हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चैप्टर में ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो हम ए का बीटा निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे कौन सा, कोरिलेशन वाला। अच्छा, कोरिलेशन के लिए हमें चाहिए मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन और फंड ए की स्टैंडर्ड डेविएशन। फंड ए की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी हुई,
अब फंड ए की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें हिंट ढूंढना पड़ेगा। सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, शार्प रेशो दी हुई है। अब अगर हम शार्प रेशो से हिंट पकड़ें तो शार्प रेशो का हिंट ये मिलेगा कि शार्प रेशो इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये शार्प रेशो का फार्मूला है। अब हमें इस फार्मूले में शार्प रेशो की फिगर पता है, वो है 0.59। रिटर्न ये 31.41 हमने निकाल लिया, माइनस आर एफ, वो हमें पता है आर एफ है 10%, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी जिसका आंसर आ जाएगा 36.28%। ये ए की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। क्यों चाहिए थी स्टैंडर्ड डेविएशन? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए थी बीटा निकालने के लिए। तो बीटा निकलेगा मार्केट के साथ कोरिलेशन, जो कि सवाल में दिया हुआ है 0.6, इनटू जिसका हम बीटा निकालने जा रहे हैं, हम फंड ए का बीटा निकालने जा रहे हैं, वो अभी अभी निकाला है 36.28, डिवाइडेड बाय मार्केट। अच्छा, फंड ए की मार्केट कौन सी है? KMI 30 है। तो KMI 30 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.47 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फंड ए का बीटा निकल आएगा 1.4 और इससे जो कैपम रिटर्न निकलेगा RF 10% प्लस बीटा RM, ये KMI 30 की बात कर रहे हैं हम, इसमें RM कितना है? इसमें RM है 30% माइनस RF, तो कैपम रिटर्न आ जाएगा 38.8%। तो फाइनली हमें अल्फा वैल्यू मिल जाएगी एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि 31.41 निकला था, माइनस कैपम रिटर्न। तो इसकी अल्फा वैल्यू आ जाएगी माइनस में -7.39%। ये इसकी अल्फा वैल्यू आ गई। और ये मैं आपको जूम आउट करके ये एक पिक्चर में दिखाता हूं कि हमने क्या किया है। हमने ए की एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, सेल वैल्यू परचेज कॉस्ट को डिफरेंस लेके, सेल जो गेन आया उसको परचेज कॉस्ट पे परसेंटेज निकाला, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। ये कौन सा फार्मूला है भाई? यही फार्मूला ना, P1 P0, P डिविडेंड तो है नहीं, तो P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0, तो ये 31 आ गया। अल्फा चाहिए तो कैपम रिटर्न चाहिए, कैपम के लिए आपको बीटा चाहिए, बीटा नहीं दिया हुआ, बीटा निकालना पड़ेगा। तो बीटा के फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन शार्प रेशो से हिंट लिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, उसको फिर बीटा के फार्मूले में इस्तेमाल किया, वहां से कैपम निकाला और फिर अल्फा वैल्यू निकाली। यही वाला सलूक हमने तीनों फंड्स के साथ करना है। ये मैं आपको यहां से सोल्यूशन खोल देता हूं। फंड बी के साथ भी हमने यही किया। फंड बी के लिए भी पहले बीटा निकाला। अच्छा, बीटा निकालने के लिए शार्प रेशो से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। कैसे? परचेज प्राइस निकाली 77 और उसमें 2% यानी 1.02 से मल्टीप्लाई करके, और सेल वैल्यू निकाली 100.15 डिवाइडेड बाय 1.02। इससे हमने सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू निकाली, वो निकला 79 और 98। इनका डिफरेंस गेन आया, उस गेन को परसेंटेज में निकाला तो वो 23.71% बन गया। अब इसके साथ फिर हमने बीटा, जो कि इसकी शार्प रेशो से, ये शार्प रेशो, इसकी शार्प रेशो से हमने इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो अभी निकाला है माइनस RF, स्टैंडर्ड डेविएशन निकली। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ये कोरिलेशन मार्केट के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइडेड बाय जो अच्छा KC 100 इंडेक्स है, डिवाइडेड बाय ये वाली। अच्छा हाँ, वो ना ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये मैंने कैलकुलेशन ठीक की है, लेकिन ये मैंने KMI लेना था, हाँ सॉरी, ये KMI लेना था 17.47 की बजाय 15.11 लेना था। वो 15.11 लेके ही सोल्यूशन आंसर निकाला हुआ है, बस वो मैंने लिख गलत दिया है। ये 17.15.11 आता है, ठीक है, आंसर 1.44, ठीक है। 0.6 इंटू 36.28 डिवाइडेड बाय 15. जी बिल्कुल ठीक है, आंसर ठीक है। 15.11 की जगह मैंने 17 लिख दिया था, बाकी आंसर ये ठीक है बिल्कुल। तो यही वाला काम अब हमने KSE 100 इंडेक्स वाला स्टैंडर्ड डेविएशन देके बीटा निकाला, उससे कैपम निकलेगा और एक्सपेक्टेड और कैपम का डिफरेंस अल्फा वैल्यू आएगी। सेम काम ये हमने इस C के साथ भी किया है। तो तीनों के साथ सेम काम किया है। ऐसे सवालों की आसानी ये होती है कि आप एक हेडिंग डाल के
एक को सॉल्व कर लें, उसके बाद उसी पैटर्न के अंदर बस हमें वैल्यूज बदलते जानी होती है। तो अब बी की हेडिंग देंगे, फिर सी की हेडिंग देंगे, फिर फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा कि चूंकि अल्फा वैल्यू सबसे ज्यादा बी की है तो इसलिए हम बी को चूज कर रहे हैं क्योंकि हाईएस्ट अल्फा वैल्यू बी की है। ये है इसका पार्ट ए। और पार्ट बी जो है ना, ये एक गैर अखलाकी हरकत है। अब उम्मीद है इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, 2019 का सवाल है ये चीज किताब में भी नहीं थी। ये जो अल्फा वैल्यू की लिमिटेशन है ना, ये किताब के अंदर भी नहीं लिखी हुई थी। इस तरह की लिमिटेशन ये बच्चा कहां से खुद सोचेगा। चलो थ्योरेटिकल डिस्कशन हो ना, कॉन्सेप्ट कि हम फलाना प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो आप सोचें और क्या क्या मसले हो सकते हैं। तो आपको मैंने हिंट बताया था कि आप वो बिजनेसमैन बनकर सोचें, लेकिन अब अल्फा वैल्यू की लिमिटेशन स्टूडेंट कैसे सोचेगा। तो इस तरह की चीजें गैर अखलाकी हैं, टेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसका हल यही है कि आप इसका सोल्यूशन देख के इसको याद कर लेना कि लिमिटेशन क्या हो सकती है। दिसंबर 19। चले, ये लेक्चर जो 41 है ये आपको छोटा सा लेक्चर लग रहा है क्योंकि इसमें मैंने ये 3 सवाल ही डिस्कस करने थे। और लेक्चर 41 को करते हैं बस। चले लेक्चर 41 को बस। अल्लाह हाफिज़।